जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों हिंदी सीडीपी फोर्थ सीटेट एग्जाम 2026 में जो 8 फरवरी के एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इसमें हम आप लोग को संपूर्ण पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को सीडीपी कराने वाले हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा दोस्तों, जिसमें आज आप लोग को 15 नंबर पक्का होगा दोस्तों फॉर सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। देखिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज सीटेट में यहाँ से 15 क्वेश्चन तभी मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो को देखेगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट का बहुत जबरदस्त क्लास है दोस्तों। यहाँ इसका पीडीएफ चाहे टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता जुड़ जाएगा कॉन्सेप्ट वाली, और पीडीएफ बहुत इजी भाषा में दोस्तों, सरल भाषा में। यही दोस्तों कंप्लीट पूरा है। हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी का पेडालॉजी ई बुक है दोस्तों, हिंदी माध्यम के लिए हेल्पफुल होगा। जिसमें देखिए आप लोग को हम पहले भाषा के विविध रूप पढ़ाने वाले हैं। भाषा के विविध रूप, जिसमें देखिए मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है दोस्तों, मदर टंग भी बोला जाता है। मातृभाषा को मदर टंग भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है। अब भाषा का पहला रूप को ही मातृभाषा कहते हैं। भाषा का पहला रूप को क्या मातृभाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं दोस्तों? कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों? भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं होता है, या संवैधानिक तौर पर भी इसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज भले हिंदी है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 341 वन के हिंदी भारत का राजभाषा है। मानक भाषा किसे कहते हैं? शिक्षा और कार्यकाली प्रयोग की भाषा, उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा सीखने की चरण दोस्तों, भाषा सीखने की चरण क्या है? इसे कूकना जो है 6 सप्ताह में बच्चा कूकना या बोलने लगता है दोस्तों। इसे भाषा सीखने की विधि होता है जो कूकना जो है, कुकिन जो है 6 सप्ताह में होने लगता है। बलबलाना, बच्चा बलबलाने कब लगता है? 6 महीनों बलबलाने। एक शब्द चरण करता है दोस्तों 1 साल में। टेलीग्राम और 2 शब्द का चरण 8 महीना से 24 महीना, मतलब 1.5 से 2 साल तक होता है। लंबे उच्चारण 2 से 4 साल तक। लंबे उच्चारण दोस्तों बच्चा 2 से 4 साल तक कर लेता है बच्चा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार कहते हैं कि 1 साल के बच्चा 3 शब्द बोलते हैं। 1 साल के बच्चा 3 शब्द बोलते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल के बच्चा 3 शब्द बोलते हैं, और 2 साल के बच्चा 272 शब्द बोलते हैं। 272 शब्द बोलते हैं। अब 5 साल के बच्चा 2072 शब्द बोलते हैं। 2072 शब्द। जीन पियाजे के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहे थे? ये अहम केंद्रित वाक्य होते हैं दोस्तों, अहम केंद्रित वाक्य होते हैं। अहम केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। अहम केंद्रित वाक्य किसे कहते हैं? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से बोल कर बात करता है, से 2 से 6 वर्ष की उम्र में। अहम केंद्रित मतलब कि अपने से बच्चा खुद से बोल कर बात करता है, उसे अहम केंद्रित कहते हैं दोस्तों। अहम केंद्रित कहते हैं बच्चा जब अपने से बोलता है, उसे अहम केंद्रित। जिसे 2 से 6 वर्ष के बच्चा अहम केंद्रित होते हैं। भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार, कोई चीज जैसे सोचते हैं पहले, इसका बाद बोलते हैं दोस्तों। इसे कह रहे थे जीन पियाजे कहते हैं कि पहले क्या आया? विचार आया, उसके बाद क्या आया? भाषा आया दोस्तों, उसके बाद भाषा आया। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है, और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। विचार भाषा को सुनिश्चित करता है। ले बाय तो उसकी क्या कहा दोस्तों? बालक भाषा अपने परिवेश से अतः क्रिया करते हुए सीखता है। ले बाय तो इसकी कहा कि बालक जो है भाषा परिवेश से क्रिया करके सीखता है। परिवेश से दोस्तों। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। प्राइवेट जो स्पीच होता है बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है, निजी भाषा।
लेव बायतोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। जो मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा हथियार क्या है दोस्तों, भाषा है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। भाषा के द्वारा दोस्तों ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं आप लोग, जिसे भाषा के माध्यम से ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी हम सकते हैं दोस्तों भाषा के माध्यम से। लेव बायतोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अंतरीकरण, अंतरीकरण किसे कहते हैं, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। मतलब बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास और दोनों भाषा के विकास में सहायक है। दोनों भाषा के विकास में सहायक हैं। लेव बायतोस्की के सिद्धांत में भाषा 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कितने? 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। सामाजिक वाक्य जो 2 वर्ष की उम्र में है, 2 वर्ष की उम्र में है। निजी वाक्य जो 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। निजी वाक्य जो होता है 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। आंतरिक मौन वाक्य जो 6 वर्ष के बाद होता है। आंतरिक मौन वाक्य मतलब अपने अंदर में से कुछ चीज करना है, पहले अंदर में सोच लेते हैं। या मान लीजिए आप लोग शादीशुदा हो गए हैं तो पत्नी को मान लीजिए कुछ बोलना है तो गलत शब्द तो मान लीजिए अंदर बोलना चाहते हैं कि कहीं कुछ बात बोल नहीं सके। निजी वाक्य होता है कि जो किसी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। भाषा और विचार दोस्तों, भाषा और विचार क्या है, बायतोस्की के अनुसार शुरुआत सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से क्या स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद यह मिल जाते हैं। मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बाद में क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिल जाते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों, नोम चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होती। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति और क्षमता के साथ पैदा होता है। ये नोम चॉम्स्की ने कहा था दोस्तों, जिसे भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन यंत्र का या एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस दोस्तों। एलईडी की फुल फॉर्म लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस। विश्व के सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से भी भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। मतलब एलईडी जो है 5 साल तक अधिक सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है। यह भाषा सीखने के लिए संवेदनशील 5 साल तक ज़्यादा। अधिगम और अर्जन में अंतर स्पष्ट करते हैं दोस्तों। अधिगम और अर्जन में, अधिगम अर्जन में अंतर। अधिगम का अर्थ होता है सीखना दोस्तों। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम का अर्थ सीखना। अर्जन का अर्थ क्या होता है, अर्जित करना या ग्रहण करना। अर्जित करना या ग्रहण करना। भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थिति होती है। अधिगम विद्यालय या संस्थाओं में सीखते हैं। मतलब अर्जन कहना है कि दोस्तों कुछ अपने सीख जाते हैं, कुछ नहीं, जितना भी कोई चीज़ सीखते हैं अपने सीख जाते हैं, उसे अर्जन कहते हैं। अधिगम किसी के द्वारा सीखते हैं, जिसे विद्यालय में जाकर सीखते हैं या संस्था में जाकर सीखते हैं। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ने और अनुकरण के द्वारा सीखता है, उन्हें सिखाया जाता है। इसमें बच्चा का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है। सहज और क्या है, स्वाभाविक होता है दोस्तों भाषा अर्जन। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है। मातृभाषा अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है, ना कि सीखी जाती है। भाषा अर्जन व्यावहारिक पद्धति है। भाषा अर्जन व्यावहारिक पद्धति है। इसमें अनुकरण की भूमिका होती है। इसमें अनुकरण की भूमिका होती है। भाषा अर्जन में बच्चों का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा अर्जन में बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होता है। मतलब सहज माने स्वयं सीखता है। इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात या रूल नहीं होता है। इसमें किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्जन में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। किसका होता है? समाज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा अधिगम से आप क्या समझते हैं? भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चा को प्रयास करना पड़ता है। क्या होता है? बच्चा को प्रयास करना पड़ता है भाषा अधिगम में। भाषा का नियम सीखे जाते हैं। व्याकरण की आवश्यकता होती है इसमें भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति आदि भूमिका रहती है। भाषा शिक्षण की सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत। शैशव अवस्था में जब कोई सीखता है तो उसके लिए अमूर्त होता है। मतलब कोई अनुबंधन का सिद्धांत है शैशव, तो जब कोई बच्चा सीखता है तो उसके लिए क्या होता है? अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब जिसे हम छुआ या देखा नहीं जा सकता, अमूर्त होता है। इसीलिए इसे मूर्त वस्तुओं से संबंध जोड़कर उसे शब्द दिखाया जाता है। जैसे दूध शब्द बोलने के साथ उसे दूध दिखाया जाता है, उसे कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत में सीधे बच्चा क्या होता है? अमूर्त होता है। इससे बोल देंगे कि आप लोग को ताजमहल है, तो ताजमहल बोलने से नहीं होगा, इसको बच्चे को क्या है? वो शैशव अवस्था होता है, इसको दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ ऐसा ताजमहल होता है। उसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं हम। अगला पॉइंट हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसीलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा सीख जाता है। क्या था? सीख जाता है। मतलब आप लोग गलत भाषा का यूज कीजिएगा बच्चा के सामने, तो बच्चा तुरंत अर्जित कर लेता है, अनुकरण कर लेता है। क्या कर लेता है? अनुकरण कर लेता है। अभ्यास का सिद्धांत। थर्नाइड ने कहा कि भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। किस पर? अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जाती है और ना ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा भी भाषा के कई अन्य सिद्धांत है, परंतु यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाषा सीखने के साधन। भाषा हम लोग कैसे सीख सकते हैं? तो अनुकरण के द्वारा, खेल के द्वारा, कहानी सुन के द्वारा, वार्तालाप या बातचीत करके द्वारा, या प्रश्न उत्तर करके द्वारा। अब महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों कैसे भाषा सीखने के लिए ऐसे गतिविधियों करानी चाहिए जिसमें बच्चा को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। भाषा सीखने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग का अवसर देना है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए संप्रेषण मतलब कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा तो आप लोग भाषा नहीं समझिएगा। भाषा शिक्षण में कविता, कहानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा भाषा सीखने में की है रुचि हो जाए। क्या होता है? रुचि हो जाए। कहानी वानी से क्या होता है? भाषा अच्छा जल्दी पकड़ लेता है बच्चा। से कहानी, कविता, तकनीकी का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसे बच्चों को इसमें आनंद आता है। कहानी सुनने में क्या बच्चों का आनंद आता है? बच्चा विषय में रुचि लेता है, इसी विषय में रुचि लेता है। बच्चा अपनी संस्कृति को जानते हैं। शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन और अधिक कौशल का विकास होता है। अधिक कौशल का क्या होता है? विकास होता है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा का कार्य क्या होता है? भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त कराने में सहायता करती है। अभिव्यक्त कराने में क्या होता है? सहायता करती है, उसे भाषा के कार्य कहते हैं दोस्तों। दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नए ज्ञान को प्राप्ति के लिए
भाषा बहुत ही आवश्यक है, भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग भाषा की आवश्यकता, अब जिसे भाषा नहीं समझेगा तो शिक्षा की प्राप्त होगी नहीं। दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी कला, संस्कृति, समाज विकास के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा विकास, सुनने की भूमिका। अब सुनने की भूमिका क्या है? भाषा सुनना भाषा विकास के लिए निम्न क्षेत्रों पर भूमिका निभाता है। सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। वह अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उसका अनुकरण करता है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, अब भाषा सुनेगा तो क्या होगा? जितना शब्द जानेगा उससे क्या होगा? वृद्धि होगा, तो शब्द भंडार होगा, नए ज्ञान को प्राप्त होगा, ज्ञान बढ़ेगा, नया नया चीज सीखेगा सुनेगा तो। भाषा का शुद्ध रूप और शुद्ध उच्चारण जानने के लिए क्या जगह? दूसरे की भावना विचारों को जानने के लिए क्या जगह? भाषा। अब भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसे भाषा विकास कहते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता, भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंध का निर्माण करता है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, कौन कौन कारक हैं? स्वास्थ्य हैं, बुद्धि है, यौन भिन्नता है, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, जन्म कर्म, बहुजन या जुड़वा बच्चा, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, साथियों के साथ संबंध, माता पिता के द्वारा प्रेरण। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण के क्या भूमिका होता है उसके बारे में भी देखते हैं दोस्तों, कि भाषा का व्याकरण ही भाषा का मूल रूप होता है। व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहता है। भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहता है। भाषा के इस परिवर्तन पर नियंत्रण रखने का कार्य व्याकरण ही करता है। कौन करता है? व्याकरण ही करता है। व्याकरण से भाषा की शुद्धता आती है। व्याकरण से भाषा की शुद्धता आती है। व्याकरण से भिन्नता, ध्वनि में विभिन्न शब्द रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण कठिन कार्य है। बच्चों की भाषा के नियम सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण प्रारंभ हो जाती है। व्याकरण शिक्षण की विधि, पहला होता है निगमन विधि। निगमन विधि क्या कहते हैं? इसमें देखिए, इसमें शिक्षक छात्रों को या तो मौखिक रूप से भाषा का नियम बता देता है या फिर लिखित रूप से, मतलब पुस्तक आदि से नियम दे देता है, तथा विद्यार्थी उन नियमों को, सिद्धांतों को रट लेता है। क्या कहता है? रट लेता है। उसे निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि में जो टीचर होता है मौखिक रूप से भाषा का नियम बताता है या तो पुस्तक के द्वारा नियम बता देता है। विद्यार्थी उन नियमों को क्या कहता है? रट लेता है। उसे क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। उसे निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में चिंतन, निरीक्षण, उपयोग आदि का अभाव होता है। इस विधि में न तो चिंतन का, निरीक्षण का, उपयोग का अभाव होता है। इसमें पता नहीं चलता कि क्या चिंतन है, चुपचाप सीधे क्या है? रट जाता है। आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? यह एक व्यवहारिक विधि है। इसमें बच्चा कुछ उदाहरण के आधार पर स्वयं नियम बनाते हैं। इसमें क्या? स्वयं नियम बनाते हैं। इस विधि में बच्चा निम्न चरणों से गुजरते हैं। सर्वप्रथम बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे उन उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं। उन उदाहरणों क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान बच्चे को जो समानता मिलती है उन्हें नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्हें समन्वयकरण कहते हैं, मतलब जो अच्छा रहता है उसे स्वीकार करते हैं। अंत में छात्र उन नियमों का परीक्षण भी करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण भी करते हैं। प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या कहते हैं? इस विधि
आगमन विधि से मिलती जुलती है। इस विधि में आगमन विधि से मिलती जुलती है। इसमें आंकड़ा उदाहरण का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि में बच्चा को विद्वान लेखकों की वृत्ति तथा पुस्तक पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा भाषा को सही रूप का जान ले। इसमें क्या होता है, किताब या पुस्तक पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें कि बच्चा भाषा सही रूप से जान ले। प्रत्यक्ष विधि क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बच्चा को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता है, अर्थात बच्चे को विद्वान लेखक वे लोग जिन्हें भाषा से पूर्व अधिकार हो से बातचीत के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह विधि अनुकरण पर आधारित है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मतलब डायरेक्ट जिसमें आप लोग पुस्तक सामने पढ़ते हैं उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। खेल विधि। इस विधि में बच्चा सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे को शब्द भेद, लिंग भेद, वचन, संज्ञा आदि को सिखाया जाता है। भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्या। भाषा विविधता। भाषा विविधता को बहुभाषिक भी कहा सकते हैं। भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जब एक ही कक्षा में अलग अलग स्थानों से बच्चे आते हैं तो उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है। ऐसे कक्षा को भाषा विविधता वाली कक्षा कहा जाता है। मतलब अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं जो अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा विविधता कहते हैं। बहुत से बच्चे रहते हैं जो अलग अलग भाषा, जैसे देखिए भारत में 28 राज्य, सबके अलग अलग कुछ कुछ भाषाएं हैं। अभी एक ही जगह मिला देंगे तो भाषा विविधता हो जाए। समस्या या चुनौतियाँ। यदि बच्चा की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी पुस्तक पढ़ाने और समझाने में समस्या हो सकती है। सभी बच्चों को भाव को समझना शिक्षक के लिए कठिन हो सकता है। शिक्षक को इस योग बनाना होता है कि प्रत्येक बच्चा की अभिव्यक्ति को समझ सके। बच्चे एक दूसरे से बात करने के लिए झिझकते हैं क्योंकि उनकी भाषाएं की है अलग अलग। अब अलग अलग भाषा रहेगा तो बोलने में क्या आता है, हिचकिचाहट हो जाता है। और देखिए भाषा विविधता के लाभ भी है। अधिकतर भाषा विविधता वाली कक्षा में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी इसके लिए कुछ लाभ हैं। भाषा विविधता में भाषिक कक्षा में एक साधन के रूप में कार्य करती है। बच्चा से अन्य भाषाओं के शब्द को जानने के लिए अवसर मिलता है। मतलब एक दूसरे से जानने के लिए क्या होता है, अवसर मिलता है, फायदा भी है। शब्द भंडार में वृद्धि होता है, कुछ नया चीज़ सीख गए। अब भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल क्या है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बात विचार को सुनने और समझने, अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों में बात विचार को सुनने और समझने, अपनी बातों, विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार के होते हैं। देखो श्रवण कौशल मतलब सुनना, श्रवण कौशल मतलब सुनना, बोलन कौशल बोलना कौशल, पढ़ना कौशल और लिखना कौशल। भाषा कौशल किसे कहते हैं, भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, सुनना पढ़ना क्रियात्मक कौशल है। क्रियात्मक कौशल है सुनना और पढ़ना, और बोलना और लिखना, बोलना और लिखना मतलब सुनना और पढ़ना, सुनना है और पढ़ना है। अब दोनों में क्या होता है, आवाज़ होता है कि नहीं, सुनना पढ़ना। सुनना भी है मतलब एक शांत होता है, सुनना में कुछ शांत रहते हैं और पढ़ने में बोलना जाता है, इसे क्रियात्मक कार्य है। बोलना है और लिखना है, तो एक में देखिए शांत है, बोलना और लिखना, बोलना और लिखना, बोले घड़ी आवाज़ होगा, लिखने घड़ी शांत। तो क्या है, अभिव्यक्तित्मक कौशल है, अभिव्यक्तित्म कौशल है। श्रवण कौशल शिक्षण विधि। सा स्वर वचन, सा स्वर वचन, सा स्वर वचन छात्र, अध्यापक तथा किसी अन्य छात्रों की बातचीत करते हुए सुनता है, उसे सा स्वर कहते हैं। छात्र, अध्यापक मतलब टीचर किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है, उसे क्या कहते हैं, सा स्वर वचन कहते हैं। प्रश्न उत्तर, एक शिक्षक प्रश्न को पूछता है, उसे क्या करना है, प्रश्न उत्तर कहते हैं। कहानी सुनना, श्रोतालेख या इमाल, इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है, इसे छात्र सुनकर लिखता है, उसे क्या कहते हैं, श्रोतालेख कहते हैं। भाषण, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने भाषण देता है तथा छात्रों उसे ध्यान से सुनता है, उसे भाषण कहते हैं।
पढ़ना या पठन, पढ़ना या पठन। कौशल विधि, कौशल की शिक्षण विधि, शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्ण बोध कराना, उच्चारण करवाना, इसमें क्या है, पठन में आता है। संपूर्ण से अंश विधि, इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य सिखाना चाहिए, उसके बाद शब्द अवर्ण की इस वाक्य विधि भी कहते हैं। अनुकरण विधि, इसमें शिक्षक बच्चे के सामने एक एक शब्द पढ़ता है तथा बच्चे उसका अनुकरण करते हुए पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं, उसे अनुकरण विधि कहते हैं। पठन के प्रकार, पठन के कौन से प्रकार होते हैं। सस्वर पठन, स्वर सहित अर्थात आवाज के साथ बोल कर पढ़ते हुए अर्थात अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। यह पढ़ने बच्चे को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोग होता है, इसे सस्वर पठन कहते हैं। आदर्श पठन, भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप, गति, अति, आरोह अवरोह, स्वर घात, बलघात आदि को ध्यान में रखकर जो पठन किया जाता है वह आदर्श पठन कहलाता है। यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वानों द्वारा होता है, इसके विद्वानों द्वारा होता है, आदर्श पठन कहते हैं। मौन पठन, जब लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसे मौन पठन कहते हैं। ऐसे पठन जो गहन अध्ययन तथा अर्थ को गहनता से समझने के लिए किया जाता है उसे मौन पठन कहते हैं। गंभीर पठन, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन कहते हैं, उसे गंभीर पठन कहते हैं। द्वैत पठन, सीखे हुए भाषा का अभ्यास करने के लिए आनंद के लिए, साहित्य के लिए, जानकारी के लिए ऐसे पठन को द्वैत पठन कहते हैं। व्यक्तित्व पठन, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्तित्व पठन कहते हैं। सामूहिक पठन, दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा सस्वर पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। बोलना जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षा विधि है, से बातचीत या वार्तालाप। सस्वर पठन, प्रश्न उत्तर प्रश्न, कहानी सुनना और सुनाना। बोलने के अवसर प्रदान करना, चित्र वर्णन, चित्र में क्या क्या विशेषताएं बताने के लिए छात्र को प्रेरित करना। वाद विवाद, भाषण, बच्चों को भाषण देने के लिए प्रोत्साहित करना। रंगमंच में बच्चों की सहभागिता करना। लेखन कौशल की शिक्षण विधि, मोंटेसरी विधि। मैडम मरिया मोंटेसरी संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया है। इस विधि में बच्चों को पहले से लिखित शब्द और अक्षरों के ऊपर उंगली फेरने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई भी शब्द पढ़ना है तो उंगली धर के पढ़ना है। बच्चे पढ़ते होंगे दोस्तों, शिक्षक इसमें बच्चों की सहायता करती है, उसे मोंटेसरी विधि कहते हैं। टोडटू विधि, इसे रूपरेखानुकरण विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चे को डॉट बनाकर दिए जाते हैं तथा बच्चा उस पर बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाता है। अनुकरण या नकल विधि, इसमें बच्चे को शब्द अक्षर लिखकर दिए गए जाते हैं तथा छात्र उसे देखकर लिखता है। श्रोता लेख, इसमें अध्यापक बोलता जाता है तथा छात्र सुनकर लिखता जाता है। सुलेख, सुनकर लिखावट के लिए लेखन का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। अनुलेख, सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षर या शब्दों को देखकर लिखना अभ्यास करना अनुलेख कहलाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, जब एक शिक्षक कक्षा में अध्ययन करता है तो वह बच्चों को अवधारणा समझने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का
सामग्री का प्रकार करता है, जैसे श्याम पाठ, पाठ पुस्तक, चित्र, फ्लैश कार्ड्स, लैब समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि का सामग्री का शिक्षण सामग्री कहा जाता है। मतलब जो भी शिक्षण में जितना भी चीज यूज होता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं दोस्तों। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य, लाभ, महत्व क्या है? शिक्षक के लिए पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। छात्र पाठ में रुचि लेते हैं, छात्र की सीखने की गति बढ़ जाती है, छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं, छात्र की सहभागिता बढ़ जाती है। तीव्र की निम्न बुद्धि वाले छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके स्तर में सुधार हो। जटिल या कठिन विषयों को आसानी से समझाया जा सकता है, बालक को ध्यान केंद्रित करने के लिए, अमूर्त संकल्पनों को समझने के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार। दृश्य साधन, वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं उन्हें दृश्य साधन कहा जाता है। कुछ दृश्य साधन निम्नलिखित हैं, जैसे श्याम पाठ, निर्देश बोर्ड, कहानी, सूचना पट, नमूने, मॉडल, मानचित्र या नक्शे, फ्लैनेल बोर्ड, संग्रहालय और वास्तविक पदार्थ। दृश्य सामग्री किसे कहते हैं? मतलब दृश्य सामग्री ऑडियो एड्स, वे उपकरण जिन्हें हम छात्र सुन सकते हैं उन्हें दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। कुछ श्रव्य साधन निम्नलिखित हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन और रिकॉर्डिंग सब क्या है? श्रव्य सामग्री है। श्रव्य सोनिक मतलब क्या होता है? श्रव्य माने सुनना, श्रव्य सोनिक मतलब जिसे हम छात्रों को सुन कर जिससे होता है दृश्य श्रव्य साधन। ऑडियो विजुअल एड्स, वे उपकरण जिन्हें छात्र देख भी सकता है और सुन भी सकता है उन्हें दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे टेलीविजन देख भी सकता है सुन भी सकता है, मोबाइल देख भी सकता है सुन भी सकता है, कंप्यूटर देख भी सकता है सुन सकता है, लैपटॉप हो गया, सिनेमा हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इसमें क्या देख भी सकता है सुन भी सकता है। निदानात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? देखिए, निदान का अर्थ है पहचान करना अथवा पता लगाना। निदान का अर्थ होता है पहचान करना अथवा पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता या सीखने में कभी कठिनाई, त्रुटियों, गलती, आवश्यकताएं आदि का पता लगाया जाता है। उसे क्या निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। समान अर्थ में यह कहे जा सकते हैं कि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियां या त्रुटियां कर रहा है तथा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका कारण पता लगाना उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। मतलब जो गलती है उसे पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उपचारात्मक परीक्षण। उपचार का अर्थ होता है ठीक करना। उपचार का अर्थ क्या होता है? ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों को त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दूसरे शब्द में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों को जिन कमियों या त्रुटियों या कठिनाइयों को आदि पता लगाया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा सुधारा जाता है। सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसे हो गया डिस्फेजिया का अर्थ होता है धीरे धीरे या बहुत कठिनाई से बोलना। डिस्फेजिया का अर्थ होता है धीरे धीरे या बहुत कठिनाई से बोलना, इसे डिस्फेजिया कहते हैं। सही शब्द याद न आना या तो गलत शब्दों का प्रयोग करना उसे डिस्फेजिया कहते हैं। व्याकरण की गलतियां करना उसे डिस्फेजिया कहते हैं। बोली गई भाषा को समझने में समय लेना या गलत समझना, या तो लेट से समझना या तो गलत समझना, उसे डिस्फेजिया कहते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने और वर्तनी या स्पेलिंग की क्षमता को प्रभावित करता है। क्या करता है? क्षमता। एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने में, लिखने में और वर्तनी मतलब स्पेलिंग की क्षमता में प्रभावित करता है। मतलब गलत उच्चारण करता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं।
डेक्स डेक्सकुलेलिया। डेक्सकुलेलिया क्या? गणित और अंकों को समझने में समस्या। गणित के अंकों को समझने में समस्या उसे डेस्कुलेक्सिया कहते हैं। डेस्कुलेक्सिया कहते हैं। अगला है पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता और लिखावट में समस्या। लिखने की क्षमता लिखावट में समस्या ही क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। ग्राफ मैंने लिखना। अटेंशन या डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD का होता है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जो ध्यान केंद्रित करने अर्थात स्थिर बैठने और उस आवेग या इम्पल्स को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर बचपन में शुरू होता है और वयस्कों में बना रह सकता है। वयस्कों में क्या होता है? बना रह जाता है। उसे क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं दोस्तों। यह कंप्लीट थ्योरी हो गया दोस्तों। अब देखिए पार्ट बाय पार्ट। इसमें देखियो 500 क्वेश्चन है दोस्तों। 500 क्वेश्चन है। हम कंप्लीट आप लोग को पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। 500 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब। यह कंप्लीट 30 मिनट में कंप्लीट हो गया दोस्तों थ्योरी। अब हम आप लोग को 500 क्वेश्चन कंप्लीट हिंदी का CDP कराएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।